नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 10, चैप्टर 2, वॉल्यूम 1 ऑफ ताओ उपनिषद हम पढ़ रहे हैं। एपिसोड 9 तक हमने क्या देखा है? एपिसोड 9 खत्म होता है इस बात से कि ओशो कहते हैं कि मैं कोई भी रास्ता तुम्हें बताऊं, कोई भी ज्ञान दूं, अगर तुम आलसी हो, तुम टालने वाले हो, तो तुम अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ निकालोगे कि नहीं, आपने उस समय ये कहा था, आपने उस मार्ग में ये कहा था और आप इस मार्ग में कुछ और कह रहे हो। तो ओशो ये कहते हैं कि दरअसल तुमको कोई भी रास्ता लेना ही नहीं है। तुम सिर्फ इधर उधर भटकना चाहते हो, कूदना चाहते हो। इसलिए ओशो का सजेशन ये था कि जब भी मैंने बहुत से पहले ही मार्ग बताए हैं और भी मार्ग में आगे बताऊंगा। तुमको जो सूट करता है, तुमको जो पसंद आता है, उस मार्ग को पकड़ लेना और इम्पॉर्टेंट ये है कि उस पर चलना, ना कि 50 टाइप के इन्फॉर्मेशन, 50 टाइप का ज्ञान बस अपने माथे में भरना। वो किसी काम का नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी एक रास्ता चुन लो, क्योंकि सभी के सभी उसे ही अल्टीमेट ट्रुथ की ओर जा रहे हैं। सबको वहीं मिलना है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता लिया है। कोई भी रास्ता सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। हो सकता है कोई रास्ता लंबा पड़े, कोई रास्ता छोटा पड़े, बट इट डजेंट मैटर। आपको अपने सहूलियत के अनुसार वो मार्ग वो चुनना है और उस पर बढ़ना है, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है? वहाँ पहुँचना। वहाँ पहुँचने के बाद आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं जानना चाहेगा कि आप किस रास्ते से आए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज़ में सफल हुए हैं, वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आज के एपिसोड में हम शुरुआत करते हैं एक अगले क्वेश्चन से। किसी भक्त ने पूछा होगा ओशो से ये सवाल, तो हम उसको देख के आगे बढ़ते हैं। तो वो सवाल पूछा कि भगवान, जिस निर्विचार स्थिति को आपने वर्णन किया है, जिसमें विचार न हो, जिस निर्विचार स्थिति को आपने वर्णन किया है, जिसमें कॉन्शियसनेस यानी चेतना का अस्तित्व निष्क्रिय तो होना ही चाहिए। तो अगर कॉन्शियस माइंड पूर्ण निर्विचार व निष्क्रिय हो जाए तो इसमें और जड़ अस्तित्व में क्या फर्क होगा? जब कुछ भी करना नहीं, सिर्फ निपट होना ही लक्ष्य है, मतलब कुछ करना नहीं है, बस जस्ट बी, यही अगर लक्ष्य है, तो ऐसी स्थिति में और मृत शांति में कोई फर्क नहीं होता है। हमारे लिए चेतना के अस्तित्व का क्या प्रयोजन हो सकता है? लकड़ी की कुर्सी का अस्तित्व और निर्विचार निष्क्रिय मानवीय अस्तित्व में क्या फर्क है? कृपया समझाएं। तो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा ओशो से। तब ओशो रिप्लाई करते हैं, न तो आपने कभी लकड़ी की कुर्सी होकर देखा और न कभी निर्विचार मनुष्य होकर देखा। दोनों में से कोई भी आपने नहीं देखा है, लेकिन सोचते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क होना चाहिए, या सोचते हैं कि शायद दोनों में कोई फ़र्क ना हो। लकड़ी की कुर्सी कैसा अनुभव करती है, इसका आपको कोई भी पता नहीं है। अनुभव करती भी है, नहीं करती है, इसका भी कोई पता नहीं। निर्विचार मनुष्य कैसा अनुभव करता है, इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन प्रश्न मन में उठता है, प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारे सभी प्रश्न ऐसे हैं कि जो हमारे अनुभव के बाहर होता है, उसके संबंध में हम प्रश्न निर्मित करते हैं। उनका कोई भी उत्तर परिणामकारी नहीं होगा, सिर्फ अनुभव ही परिणामकारी हो सकती है। तो ओशो रिप्लाई में कहते हैं कि तुम कहते हो कि एक कुर्सी, लकड़ी एक कुर्सी में, और एक निर्विचार जो कि एक कंप्लीट सरेंडर्ड इंसान है, या फिर जो उस शांति को पाया हुआ इंसान है, दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? तो ओशो एक बात बोलते हैं, फिर देखो, वो लकड़ी की कुर्सी क्या सोचती है, कैसा होती है, यह तुमको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और एक निर्विचार व्यक्ति कैसा होगा, इसके बारे में तुमको तो बिल्कुल नहीं पता अभी। तब तुम ये कंपैरिजन करने बैठे हो कि भाई, अगर हम वो निर्विचार इंसान बन गए तो हम वो घर में पड़ी हुई लकड़ी की कुर्सी की तरह हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप इन दोनों के बारे में नहीं जानते हो। ये दोनों क्या सोचते होंगे, कैसा फील करते होंगे, यू डोंट नो अबाउट एनी ऑफ देम। लकड़ी की कुर्सी और एक निर्विचार शून्य में गया हुआ इंसान, फिर भी आप बैठ के बस स्पेकुलेशन में लगे हुए हो कि कैसा फील होता होगा, बस इमेजिनेशन की दुनिया में बैठे हुए हो। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि ये हमारा नेचर है। हम इसी टाइप के क्वेश्चन क्रिएट करते हैं जिसका हमारे पास कोई सबूत ना हो, बस
ख्याली पुलाव में बैठे रहें और उसी में जीते रहें कि नहीं हमें लगता है ऐसा होगा, हमें लगता है ऐसा। अरे खाक लगता है, तुमने तजुर्बा है नहीं और बस लगता है वैसा होता होगा, यही चीज़ हम करते रहते हैं और क्या। तो पहले तो हम थोड़ा अनुभव को समझें, फिर उत्तर को भी देख लेंगे। जब व्यक्ति के सारे विचार शांत हो जाते हैं तो कॉन्शसनेस तो रहती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहती। ओशो कहते हैं कि जब हमारे विचार सब शांत होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम कॉन्शियसली डेड हो जाते हैं, हम इंटेलेक्चुअली मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बस सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहते। सेल्फ कॉन्शियस मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियस ही कारण है हमारे सभी प्रॉब्लम्स का। जो अहंकार है, घृणा है, गुस्सा है, ये सब के सब हमारे अंदर कब आता है? कभी सोचा है इसके बारे में? दो लोग खड़े हैं रोड पर, मैं आपका इंसल्ट करूंगा, आपको गुस्सा आएगा। वहीं दूसरे रोड पे कोई और खड़ा है दूरी पे, मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपके जो सेल्फ कॉन्शियस है उसको चोट नहीं पहुंचाया है। या फिर कह सकते हो कि आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस हर्ट नहीं हुआ है मेरे शब्दों से। दूसरा हो रहा है आई डोंट केयर। तो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जेलसी, क्योंकि आपको लग रहा है, आपका कॉन्शियसनेस हेट कर रहा है सामने वाले से, जेलसी आ रही है, एंगर आ रहा है, ग्रीड आ रहा है, क्योंकि जो आपका मन है वो सारी चीज़ें क्रिएट करता है। द बिलीव कि आप ही दुनिया में हो, ये बिलीव कि आपका अल्टीमेट ट्रूथ वो सेल्फ कॉन्शियसनेस ही है, वही सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पर जैसे ही हम निर्विचार होते हैं, हमारे विचार शांत होते हैं, ये जो सेल्फ का जो फीलिंग है ना, वो कम होते चला जाता है और सिर्फ कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस बचता है और वो कॉन्शियसनेस डिवाइन होता है। ठीक है? तो कॉन्शियसनेस तो रहती है पर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहती। चेतना तो रहती है लेकिन स्वचेतना नहीं रहती। लेकिन हमें बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि हमने सिवाय सेल्फ कॉन्शियसनेस के और कोई कॉन्शियसनेस कभी जाना नहीं। जब हम कहते हैं चेतन हूँ, तो उसका मतलब है मैं हूँ। जब भी आप कहते हो कि मैं चेतन हूँ, आई एम कॉन्शियस, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं हूँ, दैट अहंकार। अच्छा, ये बहुत लोग ना इस बात पे कंफ्यूज करते हैं। अब मैं का शब्द इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, मैं आज से बोलूँगा ही नहीं कि मैं खाऊंगा, मैं सिर्फ बोल दूंगा खाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। यार ये बकवास, इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। और याद रखना, शब्दों की एक लिमिटेशन है, वाक्य की एक लिमिटेशन है। जो भी शास्त्र जो बोल रहे हैं उनकी एक लिमिटेशन है। किस बारे में? लिखने के बारे में, पढ़ने के बारे में। इसलिए उनके शब्दों को शब्दशः मूल भाव में मत ले लेना कि यार ये तो यही बोल रहे हैं। नहीं, उसके पीछे जो हिडन मीनिंग है, डीप मीनिंग है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, वी नीड टू एब्जॉर्व दैट थिंग। जब ये बोला जा रहा है कि मैं चेतन हूँ और यहाँ बोल रहे हैं कि मैं हूँ, आपने मैं हूँ का इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि आपने शब्दशः मैं क्यों यूज़ किया, आई वर्ड क्यों यूज़ किया। नहीं, वहाँ सिंपली ये बोल दिया जा रहा है कि आप में इतना अहंकार है कि आपने कहा कि अच्छा वो चेतना मैं हूँ। मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन वाला हूं, मैं बहुत बड़ा साधक हूं। यू आर टॉकिंग अबाउट सम प्राइड हियर। तो आपने उस चेतन, उस कॉन्शियसनेस की ब्यूटी खा गए। समझना है इसको बारे में, सोचना। ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना कि आपने कोई दान किया, जैसे ही आपने बोल दिया ना कि यार देखो आज मैंने ना ये इसकी मदद करके आया हूँ, मैं इसको दान करके आया हूँ मैं, आप देखना आपने उस दान को, उस हेल्प को डिमीन कर दिया। देखना एक फील आएगा आपको खुद वो फील आ जाएगा कि आपको लगेगा कि आपने कुछ कम कर दिया उससे, उसकी जो ब्यूटी थी उससे आपने कुछ छीन लिया। जो ब्यूटी अल्टीमेट था, मतलब कहते हैं ना कि प्रोफाउंड था, जो ब्यूटी इस सेंस में थी कि सिंपल भाषा में कि वो भगवान से कनेक्टेड है, वो अचानक से श्रिंक करके आप तक आ गया। वो उस डिवाइन को छोड़कर सिर्फ आप पर वो कॉन्शियस हो गया, क्योंकि आपने बोला कि मैंने मदद की, मैंने दान किया। उसी सेंस में यहाँ पर है। तो ओशो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस के और कोई कॉन्शियस कभी नहीं जानी है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, जब हम कहते हैं चेतन हूँ मैं, तो उसका मतलब है कि मैं हूँ। हमारे चेतन होने का एक ही मतलब होता है, अपने होने का हमें पता है कि मैं हूँ।
हालांकि बिल्कुल पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ पता नहीं, बस मैं हूँ। यह जो हमारी स्वचेतना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यह रोग है, बीमारी है। कॉन्शियसनेस की बात नहीं हो रही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। इसी स्वचेतना के संगठन का नाम अहंकार है, ईगो है। इस स्वचेतना को बढ़ाने के लिए हम हजार तरह के उपाय करते हैं। जब आप बहुत अच्छे कपड़े पहनकर निकलते हैं, जैसे किसी और के पास नहीं, तो क्या होता है? यह स्वचेतना मजबूत होती है, अहंकार आपका स्ट्रांग होता है। आप अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसियों से बेटर फर्नीचर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, उनसे बेटर घर बनाना चाहते हैं। सिर्फ क्यों? कि सेल्फ ईगो सेटिस्फाई होता है। जो मेरा सेल्फ, जो चेतना है, चेतना मतलब जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, मानते हैं, वो स्ट्रांग होता है। कि अच्छा देखो, आई एम बिगर देन हिम, आई एम बेटर देन हर, इस तरह का फीलिंग आता है। तो जो स्वचेतना है, जिसको आप मान रहे हो, वो और स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ दिस। साधारण कपड़ों में सेल्फ कॉन्शियस होना मुश्किल होता है। असाधारण कपड़ों में आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर आप रथ पर बैठकर चल रहे हैं और बाकी लोग ज़मीन पर चल रहे हैं, तो आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। आप हाथी पर बैठे हैं, बाकी लोग ज़मीन पर हैं, तो आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। आप कुछ हैं, आपको ये फीलिंग आना शुरू हो जाता है। यह जो होने का सघन भाव है, यह तो रोग है, बीमारी है। यही चिंता है, यही तनाव है, यही अशांति है। आपके होने की जो बात है, एक रोग है। किस सेंस में बोल रहे हैं? कि यही टेंशन है, यही चिंता है, यही तनाव है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी इसी के लिए तो फाइट करते रह जाते हैं। इसी को स्ट्रांग बनाने के लिए तो करते हैं, यार नहीं भाई, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ अच्छा से करना है, ये चीज़ अच्छे से पाना है, ये घर बड़ा सा बनाना है, ये गाड़ी बड़ी सी लेनी है, ये करना है, वो करना, अदरवाइज़ यहाँ पे इंसल्ट हो जाएगा। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। यही होता है ना। अक्सर हम यही कर रहे हैं ना, कि अपना जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो सेल्फ कॉन्शियस है, उसी को तो स्ट्रांग कर रहे हैं। और क्या करते हैं? हम उसी को तो केवल, वो कहते हैं ना, जो उसी अहंकार को तो हर चीज़ खिला रहे हैं। जो भी हम करते हैं, दैट्स अ फूड फॉर दैट सेल्फ कॉन्शियस, दैट ईगो। और और जो ईगो का जो है ना भूख, द हंगर, वो इन्फानाइट है। टिल योर लास्ट ब्रेथ वो हमें पकड़े रहता है। और चाहिए, और चाहिए। वो सेटिस्फाइड ही होने को तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है। तो ओशो आके बताते हैं कि जिस व्यक्ति के विचार शून्य हो जाएं, वह कॉन्शियस तो होगा, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगा। वो बिल्कुल समझदार होगा, बिल्कुल अपने आप की तरह ही होगा, बिल्कुल हर चीज़ वो करेगा, लेकिन उसका जो अहंकार है ना, वो पिघल चुका रहेगा। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे सिर्फ वो, उसका ये उद्देश्य हो कि नहीं, मुझे सम्मान चाहिए, मेरा अपमान ना हो जाए, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। वो इन चीज़ों से पार हो जाएगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शब्द उसके लिए उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं कि क्या करते हैं। उसका कार्य कोई ऐसा ना हो कि लोग क्या बोलेंगे, हीन भावना से देखेंगे, इज्जत करेंगे, बेइज्जती करेंगे। डजंट मैटर फॉर दैट पर्सन एनी मोर। चैतन्य तो वो पूरा होगा, चेतना तो उसके रोए रोए में होगी, चेतना तो उसके चारों ओर प्रवाहित होगी, लेकिन चेतना के बीच में कोई मैं नाम का केंद्र ना होगा। सेंटरलेस, सेंटरलेस। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि जो दान दे के आया मैंने, जो कि असीम था, इन्फानाइट था, अचानक से मैंने दान दिया, ये बोलते ही वो सारा का सारा सेंटर पे आ गया। वो सेंटर कौन हो गया? मैं। उसकी असीम ताकत को मैंने छीन कर एक छोटे से जगह पे कन्फाइन कर दिया। तो वही बोल रहे हैं कि जो कॉन्शियस इंसान है, ट्रू सेंस में विचार शून्य इंसान है, उसके पास चेतना है, पर उसके पास कोई सेंटर नहीं है। वो सेंटर उसके पास नहीं है। उसने हर चीज़ छोड़ दिया, ओपन कर दिया। कोई केंद्र ना होगा मैं नाम का, और यह कठिन होगा बिना अनुभव के ख्याल में आना। कि इसका फीलिंग क्या है, अनलेस अनटिल यू विल नॉट रियलाइज, आप इसको समझ नहीं सकते कि कैसी फीलिंग है। ओशो यही समझा रहे हैं। क्योंकि हमारा अनुभव एक ही है। वह मैं नाम का केंद्र जो है, वह घाव की तरह बीच में फड़कता है। उसका ही हमें पता है।
इसलिए बेहोशी में अच्छा लगता है, शराब पीकर अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वह जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वह डूब जाता है। वह घाव थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। रात गहरी नींद आ जाती है तो सुबह अच्छा लगता है, क्योंकि उस रात की गहरी नींद में वह जो बीमारी थी सेल्फ कॉन्शियसनेस की, वह थोड़ी देर के लिए छूट जाती है। कहीं संगीत सुन लेते हैं, घड़ी भर भूल जाते हैं, अच्छा लगता है। वह जो मैं नाम की बीमारी थी ना, वह थोड़ी देर के लिए विसर्जित हो जाती है। तो ओशो यहाँ पे एक ही बात बोल रहे हैं। इस बात को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से भी बताना चाहूँगा कि जब भी हम कुछ देर के लिए भी उस मैं से, उस सेल्फ सेंटरनेस से डी अटैच होते हैं ना, तब हमें बहुत ही शांति फील हो जाती है। पर दिक्कत यह है कि बहुत टेम्प्रोरी फॉर्म में ही हम उसको फील कर कर पाते हैं मैक्सिमम लोग। आपको एग्जांपल देता हूँ। जस्ट जस्ट इमेजिन करो, आप किसी माउंटेन पे जाओ घूमने के लिए, अकेले जाना। सडनली वो जो विशालकाय पहाड़ है ना, वो जो नेचर की असीम ब्यूटी जो है, वो आपको अचानक से ये प्रूव कर देगी कि आप खुद में कुछ हो नहीं। सडनली आपके अंदर से ना वो मैं का भावना कुछ देर के लिए गायब होगा, देखना। एंड द मोमेंट दैट मैं वाला फीलिंग गायब होता है, उस समय आप ओपन हो जाते हो इस पूरे सृष्टि से, इस पूरे क्रिएशन से कनेक्ट हो जाते हो। एंड यू फील दैट पीस देयर इन द माउंटेन, इन द फॉरेस्ट, इन द बीच, ऑन द बीच। क्या होता है ना, जब आप उस असाम अथाह समुद्र को देखते हो ना, वो आपका मैं खा जाता है सडनली। तो जब जब कोई बहुत सुंदर म्यूजिक आप सुन रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा, तो कुछ देर के लिए आप खो जाते हो, क्योंकि वो उस म्यूजिक की खूबसूरती ने आपके मैं को खा गया। पर वो बहुत टेम्पररी होता है, इसलिए फिर से हम हमारा वो मैं वापस आता है, और फिर से हम वो चिड़चिड़ापन, अहंकार, ईगो, नफरत, घृणा में घुसते हैं। लेकिन देखना, एक चीज़ फील करना, जब आप बहुत ही, मैं सिंपल एग्जांपल, म्यूज़िक हम सभी सुनते हैं। जब भी बहुत सिंपल म्यूज़िक, बहुत ही डिलिश, बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली म्यूज़िक हम सुनते हैं कान में हेडफोन वगैरह लगा कर, आप देखना आपके अंदर कोई बैड थॉट्स नहीं आता है। देखना आप, आपके अंदर किसी के प्रति घृणा नहीं आती है, आप किसी ईर्ष्या नहीं आती है। ऐसा कभी नहीं होता कान में बहुत ही अच्छा म्यूजिक, यू आर एंजॉय दैट थिंग, और मन में आ रहा है कि मैं इसको मार दूंगा, इसको इसको हरा दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं आता है। देखना, अगर अगर नोटिस नहीं किया तो इस पर ट्राई करके देखना कि ये होता है कि नहीं। ठीक है। ओशो आगे कहते हैं, लेकिन चैतन्य को हमने नहीं जाना कभी, हमने सिर्फ इस कंस्ट्रक्टेड ईगो को जाना है, इस एकाग्र हो गए अहंकार को जाना है। यह अहंकार चेतना का रोग है। जब विचार शून्य होते हैं, शांत और निर्विचार होते हैं, तब चेतना पूरी होती है। लेकिन आप नहीं होते, मैं नहीं होता हूं, होता हूं सिर्फ, कि बोल रहा है कि मैं नहीं होता हूं बल्कि होता हूं। आई एम देयर, ये नहीं है, जस्ट बीइंग, टू बी, एग्जिस्ट करना, यही है। उसमें मैं का कोई रोल नहीं होता। और जस्ट टू बी मतलब सिर्फ एग्जिस्ट करना, इसका मतलब होता है कि यू आर कनेक्टेड विद एवरी एग्जिस्टिंग थिंग ऑन दिस प्लैनेट, और इन दिस ब्रह्मांड, कि एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग एट द मोमेंट। एंड लाइकवाइज, जैसे वहाँ पे अलग दूसरी दूसरी चीज़ें हैं, आई एम द सेम, दिस इज द सेम लाइक ऑल अदर थिंग्स। सो इट्स मीन यू आर एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग, एंड विद दैट एवरीथिंग यू आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग। पर जैसे ही आप बोलते हो कि मैं हूं, सडनली आपने अपने आप को उन सारे असीम एग्जिस्टेंस से अलग कर दिया, डी अटैच कर दिया, और यहीं से सारे प्रॉब्लम्स शुरू होने शुरू होते हैं। अगर हम इस मैं हूं को दो हिस्सों में तोड़ दें, मैं को अलग कर दें, सिर्फ हूं बच जाएगा। तो हूं होता है एमनेस, नॉट आई एम। मैं हूं ऐसा नहीं हूं,
इस हूँ में कहीं कोई मैं का भाव नहीं होता, और चूंकि मैं और चूंकि हूँ में मैं का कोई भाव नहीं होता, इसलिए तू का कोई सवाल नहीं होता। अगर गिरता है मैं, उधर तू गिर जाता है। देखना, ये थोड़ा सा इसमें शब्द आपको सुन के कंफ्यूजिंग लगे होंगे, पर इसको सिंपली एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे बात हो रही है डुअलिटी की, यहाँ बात हो रही है सिंगुलैरिटी की। किस सेंस में? कि ओशो बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने अपने एग्जिस्टेंस में से मैं गिरा दिया, वो गिरा दिया, दैट सेल्फ वो गिरा दिया, वैसे ही तू गिर जाता है। तू मतलब दैट अदर्स, वो गिर जाते हैं। गिरना मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जब ये मैं कहता हूं कि ये मैं हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कि बाकी सब तुम हो। पर जैसे ही ये यहाँ से मैंने हटा दिया, इस मैं को हटा दिया, तो बचा ही नहीं कि वहाँ पे कुछ तू भी होगा। ये हट गया मतलब मैं तुमसे मिल गया, मर्ज हो गया। तो जब मैं हटते ही वो तू खत्म हो जाता है, और मैं डालते ही वो तू अपने आप क्रिएट हो जाता है। समझे? तो ओशो यही समझा रहे हैं। इसलिए जब हम सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो व्यक्ति होते हैं, और जब हम सिर्फ कॉन्शियसनेस होते हैं तो समष्टि हो जाते हैं। कि मैं होते ही आई एम दिस बीइंग, एक इंसान की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता हूँ, और जैसे ही मैंने मैं को त्यागा, मैं समष्ट सृष्टि हो जाता हूँ। आई बिकम द वन विद एवरीथिंग। वो पेड़ भी मैं ही हो, वो पेड़ और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस माइक और उस मेज में कोई अंतर नहीं, वी ऑल बिकम्स वन थिंग, वन सिस्टम। तो जब हूं मैं, तब मैं अलग और सारा जगत अलग। जब मैं होता है तो एक तरफ मैं हो गया और एक तरफ सारी सारी दुनिया। मैं एक द्वीप बन जाता हूँ, एक आइलैंड, अलग 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 सा हो जाता हूँ मैं इस सृष्टि में। और जब सिर्फ हूं, मैं खो गया, तो मैं एक महाद्वीप हो जाता हूँ। एक आइलैंड नहीं बचता, मैं वो आइलैंड मिल जाता है, और सब मिलके एक महाद्वीप बन जाते हैं जैसे ही वो मैं खोता है। जब चांद तारे मेरे होने के भीतर घूमने लगते हैं, सब चांद तारे मेरे होने के भीतर घूमने लगते हैं, सूरज मेरे भीतर उगने लगता है, फूल मेरे भीतर खिलने लगते हैं, मित्र शत्रु वे सब जो कल की भाषा में जो भी थे, वे सब मेरे भीतर घटित होने लगते हैं। मैं फैल जाता हूँ, एक्सपैंड हो जाता हूँ। इसको पुराना जो ढंग है कहने का, वह यह है कि मैं ब्रह्म हो जाता हूँ। ब्रह्म का अर्थ है मैं फैल जाता हूँ। मैं इतना फैल जाता हूँ कि सब मेरे भीतर आ जाता है, कुछ भी मेरे बाहर नहीं रह जाता। यानी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ आइडेंटिटी में रहना, जैसे ही वो सेल्फ वाली बात हटती है, आई बिकम कंप्लीट, आई बिकम यू एंड यू बिकम मी, आई बिकम देम एंड दे बिकम मी। डिजॉल्व, मर्ज्ड, लाइक जैसे नदियां हैं, वो जाके सागर में मिलती हैं, मर्ज हो जाती हैं। जब तक वो नहीं मिलती हैं, अपने आप को नदी बोलती है, और सागर में मिलते ही पानी हो जाती है। न नदी बचता है, न सागर बचता है, बस द अल्टीमेट ट्रूथ फॉर देम, पानी बचता है। तो जब तक स्वचेतना है, तब तक सब बाहर है और आप अलग। और जब सिर्फ चेतना रह जाती है तो सब भीतर, बाहर कुछ भी नहीं रह जाता। देयर इज नो आउटसाइड। चैतन्य के लिए कोई बाहर का हिस्सा नहीं, सब भीतर का ही है, ओनली इनसाइड। इस बात को समझो। बहुत डीप बातें बोले जा रहे हैं ओशो यहाँ पे, कि जैसे ही आपने खुद को खोया, फिर कुछ बचता ही नहीं है बाहर। जो भी चीज़ तुम्हें बाहर दिख रही थी, सब तुम्हारे अंदर होने लगता है। सूरज, चांद, तारे, सब कुछ तुम्हारे अंदर घटित होने लगता है। तुम्हारे दोस्त, मित्र, शत्रु, सब तुम्हारे अंदर घटित होने लगते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि सब भीतर ही होता है फिर, क्योंकि भीतर से मैं चला गया ना। अगर मैं चला गया तो बाकी सब कहाँ रहेंगे? वो अंदर ही आ जाएंगे ना। तो ओनली इनसाइडनेस रहता है, पर उसका अनुभव ना हो तो ख्याल में ना आए। कि जब तक इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करोगे, आप समझ नहीं पाओगे। कैसे ख्याल में आएगा? क्योंकि हम तो सोच ही नहीं सकते कि कोई
ऐसी इनसाइड हो सकती है जिसमें डाउनसाइड ना हो, कि ओनली इनसाइड हो। अच्छा, इस सिचुएशन को जरा इमेजिन करो तो, कि आपसे मैंने कहा कि देयर इज ओनली इनसाइड एंड नो आउटसाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी चीज़ इस सृष्टि में है आपने सब ले लिया। आपने सेट थ्योरी अगर पढ़ोगे ना तो उसमें यही होता है ना, द यूनिवर्सल सेट कहते हैं कि इसके बाहर अब कुछ भी नहीं है, सब के सब जो है सब अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। यू बिकम दैट, अगर मैथमेटिक्स में ये जानते हो, यू बिकम दैट यूनिवर्सल सेट, कि सब है आपके अंदर, छोटे छोटे बाकी सब हैं आपके अंदर, बाहर कुछ भी नहीं। यू बिकम दैट। इसलिए देखिए उस मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी में इसको यूनिवर्सल सेट कहा गया है। यूनिवर्सल मीन्स पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ तुमने ले ली अपने अंदर। इन द सेम वे व्हेन यू लीव दैट मी, आई, सेल्फ, जैसे ही वो ख़त्म होता है यू बिकम यूनिवर्सल, यू एक्सपैंड सो मच दैट द होल यूनिवर्स इज इनसाइड यू। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं ओशो कि क्योंकि हम सोच नहीं सकते कि कोई भी इनसाइड ऐसा हो सकता है जिसका आउटसाइड ना हो। जहाँ भी इनसाइड होता है आउटसाइड होता ही है। हमारा सारा सारा अनुभव यह कहता है कि घर का भीतर होगा तो बाहर भी होगा ही, लेकिन नहीं, अनुभव भले कहता होगा लेकिन मैथमेटिक्स में जिसने पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट के बारे में, दैट पर्सन विल से कि नहीं, इसका इनसाइड तो है पर आउटसाइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें उस घर का तो पता नहीं जो ये पूरा विराट एक ही घर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जब सिर्फ चेतना रह जाती है और विचार खो जाता है तो सब भीतर आ जाता है। तब सवाल है कि फिर जड़ और चेतन में क्या फर्क होगा। वह पूछते हैं कि आपकी कुर्सी में और हम में क्या फर्क होगा। यह भी सवाल उठता है, यह अभी सवाल उठता है, क्योंकि अभी आपको कुर्सी में और अपने में फर्क दिखाई पड़ता है। उस विराट चैतन्य की स्थिति में कुर्सी भी आपके भीतर होगी, आपका हिस्सा होगा। इतनी ही चैतन्य होगी जितने चैतन्य आप हैं। कुर्सी भी जीवंत होगी, इसकी भी जीवंत होगी, इतनी भी जीवंत होगी जितने जीवंत आप हैं। कुर्सी अभी भी जीवित है, लेकिन उसके जीवंत होने का जो डायमेंशन है वह इतनी भिन्न है कि आप उससे परिचित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने डिस्क्रिमिनेशन रखा है। पर जैसे ही आपका ये सेल्फ हटता है, वो कुर्सी का एग्जिस्टेंस भी आपके एग्जिस्टेंस से मर्ज कर जाएगा। एंड देन यू विल रियलाइज कि जो चेतना आप में है वही चेतना उसमें भी है। कोई भी चीज़ चेतना के बाहर नहीं है, सब चेतना के भीतर है, कॉन्शियसनेस के अंदर है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बाहर चेतना हो। सब चीज़ों के भीतर चैतन्य का वास है, लेकिन बहुत बहुत ढंगों से। ढंग को थोड़ा समझ लें तो हमारे ख्याल में आए। क्या बोलते हैं, एक पत्थर उठाकर मैं फेंकूं दीवार के पार, वह दीवार के पार नहीं जाता, दीवार को इसी पार गिर जाता है। मतलब व्हेन आई थ्रो ए स्टोन ऑन ए वॉल, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो दीवार को पार करके चला जाता है वो पत्थर, ऐसा तो नहीं होता है, इसी साइड गिर जाता है। लेकिन हवा में से फेंकूं तो वह हवा के पार चला जाता है। दीवार का ढंग है वो, हवा का ढंग कुछ और है। दीवार का ढंग और है, हवा का ढंग और है। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो दीवार के पार चली जाती हैं, जैसे एक्सरे, वह दीवार के पार चली जाती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं दीवार के आर पार पत्थर फेंकने की कोशिश करूँ तो वो पार नहीं करेगा। लेकिन वही कि अगर मैं पत्थर वो हवा के थ्रू फेंकूँ तो हवा से तो क्रॉस हो जाता है। द वॉल ऑफ अगर एयर है उससे तो क्रॉस हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि पत्थर दीवार से पार नहीं किया तो कुछ भी नहीं कर रहा है। एक्सरेज हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो सारे पास करते हैं, उस दीवार के थ्रू निकल जाते हैं। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि सभी चीज़ों का अपना ढंग है, अपना तरीका है। उसके लिए दीवार हवा की तरह व्यवहार करती है। एक्सरे के लिए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए दीवार जो हवा की तरह व्यवहार करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टोन है, क्या है, ब्रिक है, सीमेंट है, डजंट मैटर। एक्सरे के लिए दीवार का व्यवहार नहीं करती, हवा का ही व्यवहार करती है। एक्सरे को पता ही नहीं चलेगा कि दीवार पड़ी है बीच में या हवा पड़ी बीच में या दीवार पड़ी, पत्थर था, हवा थी, कुछ पता नहीं चलेगा। एक्सरे दोनों को पार कर जाती है। एक्सरे के लिए दीवार हवा जैसी है, पर पत्थर के लिए हवा जैसी नहीं है। पत्थर कहेगा दीवार अलग है, हवा अलग है। यहाँ पे सिंपली एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि वी आर लाइक स्टोन, वी डिफ्रेंशिएट, कि नहीं ये हवा है, ये पत्थर है, ये दीवार है। बिकॉज
उस पत्थर के लिए वो जानकारी अभी तक नहीं आई है, पर वो एक्सरे के लिए हवा और दीवार दोनों सेम तरह थी। वो जो एक्सरे था वो हवा से भी सेम तरीके से पास कर गया और दीवार से भी पास कर गया, उसके लिए कोई डिफरेंट था ही नहीं वो। तो यहाँ पे एक मेटाफोरिक एग्जांपल दिया ओशो ने, ये किस तरह से जैसे ही हमारा लेवल चेंज होता है, हमारा नॉलेज चेंज होता है, हमारा कॉन्शियसनेस चेंज होता है। तो तो दीवार और हवा सेम थी, लेकिन पत्थर के लिए कुछ और था और उस एक्सरे के लिए कुछ और हो गया। मैं आपको यह कह रहा हूँ कि हमारी जो चेतना होती है उसके ऊपर निर्भर करती है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो ओशो आगे बोलते हैं कि सिमिलरली, जिस तरह पत्थर और एक्सरे का हमने एग्जांपल लिया, इन द सेम वे हमारी चेतना भी वैसे ही होती है। आप जिस लेवल पे हो आपको चीज़ें वैसे ही दिखाई देंगी। आप तभी कैच कर पाओगे कि कोई लकड़ी की कुर्सी या कोई दरवाज़ा हो, उसमें कितना कॉन्शियसनेस है। उससे कॉन्शियसनेस को समझने के लिए आपको भी उस लेवल का कॉन्शियस होना पड़ेगा, प्योर कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी, उस सेल्फ कॉन्शियसनेस को कम करना पड़ेगा। अगर हम सेल्फ सेंट्रिक हैं तो कुर्सी अलग है, मैं अलग हूँ। और अगर सेल्फ टूट गया तो जैसे दीवार और हवा एक्सरे के लिए एक हो जाती है, ऐसे ही उस चेतना के लिए दोनों एक हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता। ठीक है, एक पैराग्राफ एक और पढ़ लेते हैं, फिर इसको इस बुक को यहाँ ख़त्म करते हैं, इस एपिसोड को। पर उसका हमें पता तो भी हो, पर उसका हमें पता तो भी अभी उसको हमें पता न हो तो, अच्छा फिर से देखते हैं। पर उसका हमें पता हो तभी, उसका हमें पता न हो तो जब तक एक्सरे का कोई पता नहीं था, कोई मानने को राजी नहीं हो सकता था कि आपके पेट की अतड़ियों की तस्वीर बाहर से ली जा सकती है। कोई कैसे मानने को राजी होता, यह तो हो कैसे सकता है। फोटोग्राफर कहता कि पागल हो गए हो आप, तस्वीर लेंगे तो आपकी चमड़ी की आएगी, आपके भीतर की हड्डियों की कैसे आएगी। वह भी किरणों का उपयोग करता है, लेकिन साधारण किरणों का उपयोग करता है। पर ऐसी किरणें भी हैं जो चमड़ी को पार करके हड्डी पर पहुंच जाती है। उस किरण का जब हमें पता चला तो हमने जाना कि यह हो सकता है। तो ओशो बोल रहे हैं कभी कभी क्या होता है ना, कि उस टाइप का पावरफुल कॉन्शियसनेस हो सकता है, हमें पता नहीं होता, और जब तक हमने देखा नहीं तो हम मान भी नहीं सकते। वैसे ही जैसे जब तक एक्सरे नहीं मिला था इस दुनिया को, तब तक उससे पहले अगर फोटोग्राफर को बोला जाए कि आप ऊपर से ही फ़ोटो खींचो और मेरे बोन्स की वगैरह की फ़ोटो आ जाए, तो वो फोटोग्राफर तो आपको पागल बोलेगा ना, ये हाउ इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि एक्सरे नाम की कोई चीज़ होती है किसी को मालूम नहीं है, पर जैसे ही एक्सरे का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई, ये चीज़ें पॉसिबल हो गई। मतलब हमारा जैसे ही स्तर बढ़ा साइंस में, हमें मालूम पड़ गया कि हाँ ये पॉसिबल है। पर ऐसा नहीं कि वो एक्सरे पहले नहीं थी, हमें हमें ज्ञात नहीं था। असल में चैतन्य के भी आयाम हैं। जिस चेतना में हम जीते हैं उसका फैलाव बिल्कुल नहीं है, अपने में सिकड़े हुए हैं। कुर्सी भी अलग है, पड़ोसी भी अलग है, सब चीज़ें अलग हैं। अलगाव हमारी चेतना का स्वभाव है। जैसी चेतना अभी है और जैसे ही चेतना का रूप बदलता है, विचारों के हटते ही गुणात्मक अंतर होता है, वैसे ही चीज़ों में पृथकत्व गिर जाता है, फिर के बीच के फासले गिर जाते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम यह है हमारे चैतन्य में, हमारे कॉन्शियसनेस में, कि ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है। ये फैलना नहीं चाहता, संकुचित है, एक जगह रहना चाहता है, एक ही थॉट रखना चाहता है, एक तरह से कह सकते हैं बहुत रिजिड है। पर जैसे ही ये कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करता है, अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिलीट करके कंप्लीट कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करता है, तब मालूम पड़ता है कि नहीं, कि उस कुर्सी का कॉन्शियसनेस को हम देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, पर सडनली वो समझने लगता है उसको भी। सारी चीज़ें एक मालूम होने लगती हैं और प्रत्येक चीज़ नए ढंग से जीवंत मालूम होने लगता है। तो अल्डूअस हक्सले एक नाम है,
ने पहली दफ़ा जब LSD लिया, LSD तो शायद एक वो है, कोई नशे की दवाई है, तो भाग्य की बात की आपके सवाल से मेल खाता है। मतलब इस अल्डुअस ने जब पहली बार LSD लिया तो उसने भी सेम क्वेश्चन किया कि मेरा जो कॉन्शियसनेस है, कुर्सी या कॉन्शियसनेस वाली बात, उसने सेम क्वेश्चन किया। वह जहाँ बैठा था सामने ही एक कुर्सी रखी थी और जब उसने LSD लिया तो थोड़ी देर में ही वह बहुत हैरान हो गया। कुर्सी से जैसे किरणें निकलने लगी। कुर्सी जो साधारण सी मुर्दा सी कुर्सी थी, उससे किरणें निकलने लगी, उसमें अनूठे रंग दिखाई पड़ने लगे। वह बहुत हैरान हो गया। उसने कुर्सी में ऐसा सौंदर्य और ऐसी महिमा कभी नहीं दर्शन की थी। और जब उसने अपनी किताब लिखी उसमें उसने यह वर्णन किया तो उसने कहा, मैं चकित हो गया था। उस दिन मुझे पहली दफ़ा पता चला, हक्सले ने लिखा है कि उस दिन मुझे पहली दफ़ा पता चला कि कुर्सी ऐसी भी हो सकती है। पर वह कुर्सी न थी, वह तो कोई और ही रूप था। इतने सुंदर रंग थे उसमें कि किसी हीरे से कैसे निकले, मैंने ऐसे रंग जो हीरे से भी ना निकले। इतनी जीवंत थी कि उस पर बैठ ना सके, इतनी सुंदर थी कि मैंने कोई सूर्य और चांद और तारे इतने सुंदर नहीं देखे। तब अल्डुअस हक्सले ने लिखा कि उस दिन मुझे ख्याल में आया कि LSD से तो कुछ नहीं हुआ था। LSD से तो थोड़ी सी चेतना फैलती है। वह थोड़ा कॉन्शियसनेस एक्सपैंडिंग ड्रग है। थोड़ी सी आपकी चेतना थोड़ी सी फैल जाती है कुछ क्षणों के लिए, पर इतने से फैलाव में कुर्सी जीवंत हो गई। तो अल्डुअस हक्सले ने लिखा कि अब मैं मान सकता हूँ उन लोगों को जिन्होंने पत्थर को देखकर भगवान जैसा प्रणाम किया हो। उनकी चेतना का कोई फैलाव और रहा होगा, मतलब उनकी चेतना इतनी ज़्यादा एक्सपेंडेड रही होगी कि उन्होंने पत्थर को देख के भगवान करके प्रणाम कर दिया। क्योंकि मैंने एक चीज़ जान गया हूँ कि वो LSD जैसे ही मैंने खाया, कुछ देर के लिए कॉन्शियसनेस ऐसी एक्सपैंड हुई कि मुझे वो कुर्सी से ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में कुछ भी नहीं दिखा जो मेरे सामने उस समय रखी हुई थी। एक हीरे से भी ज़्यादा खूबसूरती उसके अंदर थी। तो अल्डुअस हक्सले ने लिखा कि अब मैं मान सकता हूँ वैन गॉग जैसे चित्रकार को जिसने कुर्सी का चित्र बनाया। वैन गॉग कोई पेंटर होंगे जिन्होंने एक चेयर का पेंटिंग बनाया होगा, क्योंकि कुर्सी का कोई चित्र किस लिए बनाए। आप सोच सकते हैं कि पेंट करने बैठे तो कुर्सी का चित्र बनाइएगा, कुछ और सुंदर चीज़ बनाइएगा ना, खूबसूरत सिनहरी, इस टाइप की कोई चीज़। वो इंसान कुर्सी की फ़ोटो बना रहा है। तो वो जो अल्डुअस ये बोलता है कि अब मुझे एक बात मालूम पड़ गया कि वैन गॉग जैसा चित्रकार क्यों एक कुर्सी की चित्र बना रहा होगा, क्योंकि उससे उस कुर्सी में ऐसी खूबसूरती दिखी होगी जो शायद हम लोगों को नहीं दिखती है। उस इंसान का, उस वैन गॉग पेंटर जो है, उसका कॉन्शियसनेस इस लेवल पे एक्सपैंडेड होगा जो हमें नहीं मालूम पड़ता। और वैन गॉग जैसा अनूठा चित्रकार कुर्सी का चित्र बनाए, महीनों मेहनत करे, पागल होगा। कुर्सी भी कोई बनाने की चीज़ है क्या? लेकिन हक्सले ने कहा कि तब तक मैं नहीं समझ पाया था कि वैन गॉग ने क्यों कुर्सी का चित्र बनाया। तब मैं समझा कि वैन गॉग ने किसी और चेतना के क्षण में इस कुर्सी को देखा होगा जिसको उसने रंगा है। तो आज हम इस वीडियो को, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। एपिसोड 10 हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। इसको फिर हम एपिसोड 11 में ले जाएंगे और आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि चैप्टर 2 हमें किधर ले जा रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक यहाँ दे दूँगा और साथ में अष्टवक्र महागीता भी चल रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। अष्टवक्र महागीता और ताओ उपनिषद की फ़िलॉसफी बहुत ही ज़्यादा पैरेलल है, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है। यू विल लाइक बोथ ऑफ देम, अगर आपको एक भी पसंद आ रहा है तो।
So see you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy. Peace.